Good morning, students. Today we will cover the remaining topics from the chapter number 1, Growing Plants. Topics would be covered: vegetative propagation, agriculture, getting good yield from crops, and crops and seasons. Vegetative propagation. So plants can also be grown without seeds. अभी हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं। सो अब हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। दे कैन ग्रोन फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। सो growing plants from their body parts such as root, stem or leaf is called vegetative propagation. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि वो सारे प्लांट्स जो अपने बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स, ठीक है, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स गिवन बिलो। कौन कौन से बॉडी पार्ट से प्लांट ग्रो करते हैं? फ्रॉम रूट्स, from stem, from underground, from leaves and from spores. From roots. Roots of some plants like carrot, beetroot and sweet potato can grow into new plants. अभी हमने क्या देखा था अभी तक कि प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं। अब हम उसके कुछ अदर वेज भी देखेंगे। उसमें फर्स्ट क्या है? फ्रॉम रूट्स। तो आप ये पिक्चर्स देखो, कैरेट, सेकंड बीटरूट, जिसे हम चुकंदर भी बोलते हैं, और ये स्वीट पोटैटो। जिसे हम शकरकंदी भी बोलते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स रूट से ग्रो करती हैं, यानी कि प्लांट के ही पार्ट से ये सारी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। अब हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और अच्छे से। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी। सो हम रूट्स को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। आप ये घर पर भी करके देख सकते हो। इसका एम क्या है? दैट टू ग्रो कैरेट प्लांट फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ कैरेट। हम कैरेट के रूट से एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए? कैरेट, एक बॉल, एक नाइफ और कुछ वाटर। अब प्रोसीजर क्या रहेगा? फर्स्ट, कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट। सबसे पहले आपको क्या करना है? कैरेट का टॉप पोर्शन आपको कट करना है, ठीक है। कीप द कट पार्ट इन बोल विद द टॉप पोर्शन अपवर्ड। फिर आपको क्या करना है? जो पार्ट आपने काटा है, ठीक है, उसको बॉल में रखना है ऊपर की तरफ। देन पोर सम वाटर इन द बोल सो दैट हाफ द कैरेट इज डिप्ड इन वाटर। अब हमें उसमें पानी डालना है इस तरीके से कि जो हमने कैरेट का हाफ पीस एटलीस्ट वो पानी में डूब जाए। एंड देन कीप द कंटेनर इन द सन। और उसे हमें इस कंटेनर को, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना सन के आगे, कुछ इस तरीके से रख देना है। एंड ऑब्जर्व द कैरेट फॉर अ फ्यू डेज। अब कुछ दिनों के बाद हम क्या देखेंगे? ऑब्जर्व करेंगे दैट न्यू लीव्स स्प्राउट फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट। कैरेट के जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर कुछ लीव्स आ चुकी होंगी। अभी हम इसे और अच्छे एक प्रैक्टिकल के थ्रू बिल्कुल लाइव देखेंगे। लेट्स एक्सपेरिमेंट। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पर भी ट्राई कर सकते हो। अभी हम इसको देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। एम टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ कैरेट। Things needed: a carrot, a ball, a knife and some water. First, cut off the top portion of the carrot. Keep the cut part in the ball with the top portion upward. Then pour some water in the bowl so the half the carrot is dipped in water. Then keep the container in the sun and observe the carrot for a few days. Observation: new leaves sprout from the top portion of the carrot. आप ये leaves देख सकते हो ऊपर यहाँ पर। Second method, from stem.
In this method, many plants like rose, money plant, sugarcane can be grown from stem cuttings. अब हमने रूट्स में क्या करा था, रूट्स को कट किया था, प्लांट के पार्ट में रूट्स को कट किया था, स्टेम्स में क्या करेंगे, स्टेम को कट करेंगे। ठीक है, अब एक तो होता है हमारा स्टेम जो जमीन से ऊपर होता है शूट में, और एक हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, प्लांट का पार्ट। अब सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से भी प्लांट ग्रो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, एन अंडरग्राउंड स्टेम हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज। अभी आपको याद रखना है कि आप यहाँ पर पोटैटो देख सकते हो। ठीक है, जो इसके ऊपर ये आपने देखा भी होगा, ये आराम से देखने को मिल जाते हैं। इन्हें हम, जो ये बर्ड्स आपको दिख रही है उठी उठी सी, इसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, विच गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ये धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, ग्रो करती रहती है, एक टाइम ये अपने आप ही डिटैच हो जाती है। ठीक है, जो मदर एक तरीके से प्लांट है उसे ब्रेक हो जाती है और खुद एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल अंडर स्टेम के। इसी तरीके से आपने जिंजर को भी देखा होगा, अदरक। ठीक है, वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम का ही एग्जाम्पल है, जिसके ऊपर आपको बस ये याद रखना है, जो ये बर्ड होती है ना, इसको हम आई बोलते हैं। जब ये ग्रो करती रहती है तो ये खुद, इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये फिर इससे डिटैच होकर खुद एक न्यू प्लांट बन जाती है। Now, some plants like rose, hibiscus and money plant can be grown from stem cutting. The plant from which the stem is cut is called the mother plant. Stem cutting is planted in the soil. After a few days, the stem cutting grows into a new plant. Now, potato, onion and ginger are stems of plants which can grow into new plants. A potato has buds on its called eyes. Any part of potato bearing an eye can grow into a new plant. Now third method, from leaves. Some leaves like Bryophyllum grow new plants on their edges. The buds on the edge of Bryophyllum leaf grow into new plants on getting proper warmth and moisture. अब आप ये Bryophyllum की लीव्स देख सकते हो, इसे पत्थर चट का पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती हैं इसके ऊपर भी कुछ इस टाइप के बर्ड्स होते हैं। एंड द बर्ड्स ऑन द एज ऑफ द ब्रायोफाइलम लीव ग्रो। अब ये खुद क्या करती है, एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। जब ये लीव को हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स खुद उससे सेपरेट हो जाते हैं मदर प्लांट से, और खुद इंडिपेंडेंट एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अभी हम इसे भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। नाउ द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट हैव बर्ड्स इन द edges along the margins। ये बिल्कुल आप बिल्कुल किनारे पर देख रहे हैं, ये birds यहाँ पर। ठीक है, these birds developed into new plantlets. When the leaf falls on the soil, these plants get separated and develop into independent plants. Now the last method, from spores. Some plants such as fern and fungi do not have flowers. They produce their spores, each of which grows into a new plant. अब आप यहाँ पर एक फर्न ये देख रहे हो, ठीक है, एंड ये फंगी। सो प्लांट्स लाइक फर्न ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स से ग्रो करते हैं। स्पोर्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ अ फर्न लीफ। और जो स्पोर्स होते हैं लीफ के अंदर पाए जाते हैं। एंड फंगी लाइक मशरूम, ये जो मशरूम देख रहे हो आप, ठीक है, ये ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। ये भी स्पोर्स से ग्रो होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे से इनके अंदर छेद होते हैं अंडर साइड लीव्स में। अब उससे ही एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। और जब वो पूरा एक इतना ग्रो हो जाता है कि वो प्लांट से अलग होके इंडिपेंडेंट अपना रह सकता है, तो उस टाइम पर अब हम बोलते हैं कि वो मदर प्लांट से अलग हो गया और खुद एक न्यू प्लांट बन चुका है। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। नाउ एग्रीकल्चर।
So the practice of growing plants on a large scale for food or other purposes is called agriculture. अब इसको अच्छे से समझना है. देखो प्लांट्स तो हम अपने आसपास भी ग्रो करते हैं बट उसे एग्रीकल्चर नहीं बोलते. सो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर सबसे पहले तो एक लार्ज स्केल पर करी जाती है. अब लार्ज स्केल क्या मतलब? बहुत बड़ी एक तरीके से जमीन पर करी जाती है. ठीक है, काफी जगह ली जाती है इसके लिए और बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगाए जाते हैं और इसका पर्पस क्या होता है? हमें फूड चाहिए होता है. ठीक है, तो एक तरीके से वो प्रैक्टिस मतलब एक तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स बहुत लार्ज स्केल पे. किस पर्पस के लिए? फूड के लिए. ठीक है, अब जितने भी फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं. अब उसका एक तरीके से पर्पस है लोगों तक खाना पहुंचाना, फूड पहुंचाना. तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर. अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हम जो सॉइल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को, कि जो प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल में है या नहीं. ठीक है, देन नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैन्योर्स. हम उसके अंदर कुछ मैन्योर्स ऐड करते हैं. अभी मैन्योर्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे. देन सोइंग ऑफ सीड्स, फिर हम उसके अंदर बीज बोते हैं. फिर नेक्स्ट इरिगेशन द प्लांट्स, फिर हम उन प्लांट्स को क्या करते हैं? पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं. देन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट्स में लग जाते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें स्प्रे करते हैं. देन नेक्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप. हार्वेस्टिंग का मीन क्या होता है कि अब जब हमारी फसल पूरी तैयार हो चुकी है तो उसको अब हम क्या करते हैं? उसकी कटाई कर लेते हैं, जिसे हम हार्वेस्टिंग बोल रहे हैं. क्योंकि अब वो जो हमारी क्रॉप है वो पूरी रेडी हो चुकी है. अब हम उसकी हार्वेस्टिंग करके क्या करेंगे? अब उससे एक तरीके से वो फूड हमारे लिए तैयार हो चुका है जो अब हम कंज्यूम कर सकते हैं. अब हम एग्रीकल्चर को और अच्छे से समझेंगे. Various stages of agriculture. First one is plowing. The soil is first made loose with a plow. The loose soil allows air and water to pass through and help the roots of crops to penetrate easily into the soil. Second one is manuring. Manures and fertilizers are added to the soil to add nutrients that crops would need to give a good yield. Then sowing. Seeds must be sown at the proper time. Then irrigation, the process by which a sufficient quantity of water is supplied to the crop plants for their proper growth. Then crop protection. When the seeds germinate and seedlings come out, it is necessary to protect them from pests, diseases and weeds. Then crop protection में first one is spraying. Pesticides are sprayed to protect the crop from pests. Then scarecrow. Farmers use scarecrow to scare birds away from the fields where crops are grown. Then fencing. Farmers use fence to keep away grazing animals like cows and goats away from fields where crops are grown. Then last one is harvesting. The process of cutting and collecting the mature crop is known as harvesting. Then finally हम क्या करते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं. Lastly, the crops that is harvested needs to be stored properly so that it can be consumed later. अभी हमने सारे स्टेप्स देखे हैं एग्रीकल्चर के. अभी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. फर्स्ट क्या है? फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स टू सो द सीड्स. They first dig the upper layer of the soil to loosen it and make it soft. सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं? जो सबसे अपर लेयर होती है ना अर्थ की, उसको क्या करते हैं? एक तरीके से खोद कर उसको लूजन करते हैं, ढीला कर देते हैं ताकि वो इजीली सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर इजीली वो जितने भी एक तरीके से जो बीज है वो उसमें बो सके. फिर सेकंड वो क्या करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी. अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उसको और ज्यादा अच्छा उपजाऊ करते हैं. तो ये मिट्टी में मिलाना जरूरी होता है ताकि हमारी जो एक तरीके से फसल है वो अच्छी हो. फिर थर्ड वन इज सीड्स आर सोन. अब हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? जो बीज है वो बो देते हैं. एंड इट इज नेसेसरी टू सो सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अब याद रखना सारे सीड्स जस्ट ऐसे फैलाने नहीं है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे कि एक बीज यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होना चाहिए. तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हम इसको डालते हैं ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके. अब इसके पीछे पे एक रीजन है कि क्यों एक प्रॉपर डिस्टेंस पे डालते हैं.
फॉर आप एग्जांपल ये समझो कि अगर मैं सारे सीड्स एक ही जगह पर सारे डाल दूंगी, अब सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब क्या होगा, हर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की नीड है, तो एक तरीके से फाइट हो जाएगी कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स कुछ को मिल पाएंगे कुछ को नहीं मिल पाएंगे। तो इसकी मतलब ये रीजन इसके पीछे है कि सारे सीड्स को हमें एक रेगुलर डिस्टेंस पे डालना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, that plants need water to grow, it is supplied at regular intervals, this is called irrigation। अब irrigation क्या है कि अब सबको पता है कि प्लांट्स को नीड किसकी है, वाटर चाहिए उसे ग्रो करने के लिए, तो वो भी हमें एक इंटरवल पर देना है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें पानी प्लांट्स को देना है। सो एक तरीके से वाटरिंग जो हम कर रहे हैं पूरी फसल को दे रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन। Next one is the crop is protected from harmful insects and pests by spraying chemicals on it. These chemicals are called insecticides and pesticides। अब हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए किससे, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट्स पे बैठ जाते हैं, उसको खा के उसमें क्या कर देते हैं, एक तरीके से खराब कर देते हैं, बीमारियां फैला देते हैं। सो ऐसे इंसेक्ट्स और पेस्ट से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर कुछ स्प्रे छिड़कते हैं, जिसे हम इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज व्हेन द क्रॉप मैच्योर्स। अब जब हम पूरा काफी टाइम तक अब उसे पानी दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, तो एक टाइम जब क्रॉप पूरी मैच्योर हो जाएगी तो हम उसे क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं। एंड कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब जब उसको काट के गैदर यानी कि एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं सारी क्रॉप, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। गेटिंग गुड ईल्ड फ्रॉम क्रॉप्स। अब इसका मतलब क्या है गुड ईल्ड का, गुड ईल्ड का मतलब है अब जो हमने क्रॉप्स एक तरीके से लगा ली है, तो जो उसकी पैदावार है जो हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हो, तो उसको मतलब उस गुड ईल्ड के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, फिर प्लांट्स की क्या नीड्स हैं जो हमें फुलफिल करनी है। सो फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट need water, nutrients, good climatic conditions and right soil to grow। प्लांट्स को वाटर चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, जो हम सॉइल में डालते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी चाहिए, एंड राइट सॉइल, वो मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है, राइट सॉइल होनी चाहिए जिसमें प्लांट्स अच्छा ग्रो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, plant get nutrients from manure and chemical fertilizers added to the soil। अब plants को nutrients मिलते कहाँ से, manure से मिलते हैं, और कुछ जब manure की कमी पड़ जाती है तब हमें फिर fertilizers ऐड करने पड़ते हैं, बट ये chemicals होते हैं। fertilizers हमें कम यूज करने चाहिए, ठीक है। added to the soil, हम soil में मिक्स करते हैं to get nutrients। अब मेन्योर्स क्या होते हैं, मेन्योर इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट एंड काउ डंग। मेन्योर्स को कैसे बनाया जाता है, जितने भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, मरे हुए, और जितने भी सड़े गले प्लांट्स होते हैं जिसकी लीव्स वगैरह क्या होती है प्लांट्स की गिर गई, ठीक है, और फिर मिट्टी में जमीन पर ही पड़ी है, ऐसे एनिमल का वेस्ट है और कुछ काउ डंग, तो इन सब से मेन्योर को तैयार किया जाता है, जिसे हम खाद भी बोलते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइज, अब जो मेन्योर्स होते हैं नेचुरल होते हैं, ठीक है, ये मैन मेड नहीं होते, दोनों में डिफरेंस है। मेन्योर्स जो होते हैं नेचुरल, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मैन मेड। इन्हें केमिकल्स में ये केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। सो फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल्स रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कोई एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स में अगर हमारे को बहुत ज्यादा चाहिए तो हम फर्टिलाइजर्स की केमिकल्स तैयार करते हैं। आप देखोगे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट्स एंड सल्फर फॉस्फेट्स एंड सम आर कॉमन फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम है, केमिकल्स, ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं इनके। तो ये दोनों ही मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। देन थर्ड वन इज दे इंप्रूव द ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं ताकि वो अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रो करे एंड उसकी पैदावार जो है वो और ज्यादा अच्छी हो। Then the proper development of plant is necessary for better quality and production of cereals, fruits and vegetables। अब the proper development of plant, अब जो भी प्लांट डेवलप कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से वो जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है, जो उसका प्रोडक्शन है, चाहे वो सीरियल्स है, अनाज है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, उसकी डेवलपमेंट जरूरी है कि जो उसकी क्वालिटी है उसे अच्छा रखना है। तो उसके लिए जितने भी अब जो स्टेप्स हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करने होते हैं। फार्मर्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है,
और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसको प्रोवाइड कराना, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखना, सॉइल अच्छी है या नहीं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नाउ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग को हम स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं। अब इन हिली एरियाज क्रॉप्स आर ग्रोन बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द हिल्स, दिस इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। अब हिली एरियाज जितने भी रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ वगैरह होते हैं, तो जब वहां पर क्रॉप्स हमारे को ग्रोन करनी होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के स्टेप्स कर लेते हैं। आपको पिक्चर दिख रही है, जैसे सीढ़ियां होती है ना घर में, ठीक है, स्टेयर्स होती हैं, वन ऐसे थोड़ा एक ऊपर अपर साइड, फिर उससे लोअर साइड, लोअर साइड, लोअर साइड, तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अब इसका यूज क्या है और इस टाइप की फार्मिंग क्यों करते हैं वहां पर, ठीक है, तो दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम द अपर हील टूवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द हील। ये प्रिवेंट करने के लिए की जाती है कि जो सबसे ऊपर वाली अपर लेयर है ना बिल्कुल मिट्टी की, वो फर्टाइल ही रहे, अच्छी रहे, उसकी फर्टिलिटी लूज ना हो, खराब ना हो, ठीक है। ये एक तरीके से जो टेरेस फार्मिंग है इज यूजफुल एज इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ वाटर रनिंग डाउन द माउंटेन्स। अब जो माउंटेन से पानी वगैरह आ रहा है, मान लो पूरी सीधी एक फ्लैट होगी बिल्कुल ही, ठीक है, हम क्रॉपिंग कर रहे हैं माउंटेन्स पे, तो जो भी पानी आ रहा है वो सीधा क्या कर रहा है, एक ही फ्लैट जो जमीन है उसी पर एक तरीके से इकट्ठा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, एक तरीके से उस सॉइल को खराब कर रहा है। बट इस स्टेप फार्मिंग क्या करती है, उस एक तरीके से उस रनिंग वाटर को डाउन नीचे की तरफ भेजती रहती है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल ही रहती है। और दिस कंजर्व्स फर्टाइल टॉप सॉइल, और ये बिल्कुल जो ऊपर की टॉप सॉइल है उसको कंजर्व एक तरीके से बिल्कुल फर्टाइल ही एक तरीके से बचा कर रखती है। तो ये एक रीजन है कि वहां पर स्टेप और टेरेस फार्मिंग को अडॉप्ट किया गया है। ये सिर्फ माउंटेन और हिली एरियाज में ही की जाती है। नाउ सम टिप्स फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप यील्ड। अब कुछ ये टिप्स हैं, ठीक है, जो एक फार्मर को फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी गुड और हेल्दी क्रॉप के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्या है, यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग। जो हम सीड्स डाल रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। जब हम उसमें बीज बो रहे हैं तो उससे पहले हमारे को लैंड को अच्छे से प्लोइंग कर लेना चाहिए, अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देन ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फिर उसके बाद हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए। देन इरिगेट द प्लांट्स रेगुलरली, और हमें उसमें डेली पानी डालना है, इरिगेट करना है उससे। देन रिमूव अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स जो हमें चाहिए ही नहीं, जिसका कुछ यूज नहीं होता, कुछ ऐसे घास फूस सी होती है ना, बिना पानी डाले कुछ ना करो वो अपने आप ही उग जाती है, ठीक है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, उन्हें वीड्स बोलते हैं। फ्रॉम द फील्ड्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो एक तरीके से हार्म पहुंचाते हैं अच्छी प्लांट्स को, तो उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए बिल्कुल ही। Then used insecticides और pesticides to keep the plants pest free. Pest free का मतलब है एक तरीके से उसमें कोई डिजीज ना हो, कीड़ों से एक तरीके से बिल्कुल उसे फ्री कर देना है। तो हम कुछ उसमें इंसेक्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, कुछ स्प्रे वगैरह डालते हैं केमिकल्स, ताकि ये उसमें ना लगे। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, आर द केमिकल्स विच आर यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। अब इंसेक्टिसाइड्स कुछ ऐसे दवाइयाँ टाइप कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं विच आर यूज टू किल पेट्स लाइक माइस, रैट्स, ठीक है, बर्ड्स एटसेट्रा। तो ये कुछ इस टाइप के, ठीक है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इनको भी ऐड करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो एक तरीके से क्रॉप है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। Now crops and seasons. So the plants of the same kind grown in a particular area or region at a particular season are called crops. एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रोन करना एक पर्टिकुलर एरिया में, एक हमने एरिया चूज कर लिया, इस एरिया में ही वही टाइप के ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं और कोई टाइप के नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो उस प्लांट को ही फुलफिल कर पा रही हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि मानसून सीजन है, रेनी सीजन है, या फिर जब समर आ जाती है, कुछ ऐसे सीजन में, एक पर्टिकुलर सीजन में ही कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को लगाना एक पर्टिकुलर एरिया में, कुछ स्पेशल स्पेसिफाइड एरिया में और एक पर्टिकुलर सीजन में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स, ठीक है।
डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। अब अलग अलग टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग सीजन्स में ग्रो करती हैं। नाउ अब हम टू टाइप्स की क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू जुलाई एंड अक्टूबर टू नवंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो वो सारी क्रॉप्स जो इस पीरियड में ग्रो की जाती है, जून से जुलाई एंड अक्टूबर से नवंबर, उन सारी क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स। एंड द क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और वो सारी क्रॉप्स जो नवंबर टू अप्रैल के बीच में ग्रोन की जाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। अब दे आर मॉनसून सीजन क्रॉप्स एंड दे आर नॉन मॉनसून सीजन क्रॉप्स। इसका मतलब है ये मॉनसून पे डिपेंड करती हैं खरीफ क्रॉप्स, और ये मॉनसून पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये समर में ग्रो की जाती हैं। देखो इसका टाइम पीरियड क्या देख रहे हो, जून जुलाई एंड अक्टूबर नवंबर, तो ये समर में ग्रो होती हैं। और जबकि जो रबी क्रॉप्स है नवंबर टू अप्रैल विंटर में ग्रो की जाती हैं, ठीक है। और फिर आगे देखो, इसके एग्जांपल क्या है, राइस, शुगर केन, मेज आर खरीफ क्रॉप्स एंड आर ग्रोन इन रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती है, मॉनसून डिपेंडेंट होती है। और जो रबी क्रॉप्स हैं इसके एग्जांपल्स है व्हीट, बीन्स एंड ग्राम एटसेट्रा आर सम रबी क्रॉप्स। ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो नवंबर टू अप्रैल के बीच में यानी कि विंटर्स में ग्रो की जाती हैं, और ये नॉन मॉनसून सीजन क्रॉप्स हैं। इसके एग्जांपल्स आपको दोनों के याद रखे हैं, क्या क्या एग्जांपल्स, कौन कौन सी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। अब मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा टाइम पीरियड कौन सी समर में होती है और कौन सी विंटर में, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि खरीफ क्रॉप इज अ समर क्रॉप और जो रबी क्रॉप है इट इज अ विंटर क्रॉप, ठीक है। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, खरीफ क्रॉप आप इसका क याद रखोगे। अब देखो ये समर में ग्रो की जाती है, अब समर में हम क्या खाते हैं, कुल्फी खाते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, कुल्फी का क और खरीफ का क, ठीक है। और आप यहाँ देखो रबी, रबी में आप र देख रहे हो, विंटर में हम क्या ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, तो रजाई का र, ठीक है, और रबी का र। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो समर में क्रॉप्स ग्रोन होती हैं दैट इज खरीफ, क्योंकि हम कुल्फी खाते हैं समर में, और रबी यानी कि हम विंटर में रजाई ओढ़ते हैं ना, तो यानी कि जो रबी क्रॉप्स है वो कब ग्रो होती है, विंटर में। इस तरीके से आप बस इसे याद रख सकते हो, ठीक है। बस मैंने थोड़ी सी कोशिश करी आपको ताकि आप इसे भूलो ना। नाउ कॉन्सेप्ट चेक। अब हमने जितना भी पढ़ा है अब हम उसे चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना समझ में आया है। सो अब आप वहां पर आंसर देना, ठीक है, सोचना इसका आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स में बताना है। देखो पोटैटो एंड अनियंस आर रूट्स, सोचो पोटैटो एंड अनियन आर रूट्स, क्या ये रूट्स हैं, ये सही ट्रू है या फॉल्स है। ये कॉन्सेप्ट याद करो अभी जितना भी पढ़ा है। तो हमने क्या देखा था, पोटैटो में कुछ बर्ड्स होती हैं, है ना, जिसे हम आई बोलते हैं, और वो कुछ एक टाइम पर जब ग्रो कर करके वो क्या हो जाती है, खुद एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या वो रूट के थ्रू होती है, नहीं, ये आंसर क्या है, फॉल्स, अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू होती है, ठीक है। देन सेकंड वन इज कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब पूरी फसल हमारी तैयार हो गई है क्रॉप की, अब हम उसको काट के गैदर यानी कि एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू है ये। देन थर्ड, सप्लाई ऑफ वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब हम पानी डाल रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहे, क्या इसे इरिगेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू। देन नेक्स्ट देखो, पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू इरिगेट द क्रॉप्स। जो हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं उसकी स्प्रे, ठीक है, तो क्या वो हम इरिगेट करने के लिए कर रहे हैं क्रॉप्स को। पेस्टिसाइड्स का काम क्या होता है, किल करना, जितने भी पेस्ट कीड़े वगैरह हैं उसको एक तरीके से किल करना। तो ये क्या है, रॉन्ग, इरिगेट करने का काम नहीं है उसका। पेस्टिसाइड्स का काम क्या है, टू किल द पेस्ट। देन मशरूम ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स, मशरूम स्पोर्स से ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल सही है ये, ट्रू। तो ये कॉन्सेप्ट चेक था, आप ये भी नोटबुक में करना है। नाउ देयर इज एन असाइनमेंट, आई होप यू हैव डन योर प्रीवियस असाइनमेंट। सो अब आपको उसके बाद आज की डेट डाल के अब ये असाइनमेंट कंटिन्यू करना है। इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि उस क्वेश्चन में करना क्या है, या आपको इन द होल वीडियो अगर कोई भी डाउट है तो आपको तभी क्लियर करना है।
नाउ ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज के, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। आपको ये चूज द करेक्ट आंसर एंड ये टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।